बहुत साल पहले जब बैंकों में कंप्यूटर आया था तो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था 78 में। जी, बैंकों ने मना किया था कि कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, हमारा काम रुक जाएगा। तो आज किसी बैंक में जाइए, बिना कंप्यूटर के काम कर ही नहीं सकते। जी। हमारा रोल बदल जाएगा, डॉक्टरों का रोल बदल जाएगा। डॉक्टर खत्म नहीं होगा, डॉक्टर खत्म नहीं होगा, लेकिन वही सर्वाइव करेंगे जिनको नई टेक्नोलॉजी पे थोड़ी पकड़ है। भगवान को हुँ, माँगो हुँ, नहीं, क्योंकि उसे पता है आपको क्या चाहिए। हुँ। भगवान माँगा उनसे जाता है जिनको ना पता हो कि आपको क्या चाहिए। जब रब को पता है आपको क्या चाहिए, तो आप उसे क्यों माँग रहे हैं? आप उसे कहिए जो तूने दिया है वो अच्छा है मेरे लिए, मेरे सर माथे पे। जो कुछ तूने दिया मेरे सर माथे पे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मोहिंदर मिनोचा, जो एक पीडियाट्रिशियन है, जाने-माने पीडियाट्रिशियन है भारत के। इनकी खासियत ये है कि ये कई भूमिकाएँ निभाते हैं। स्वभाव से काउंसलर हैं, फोटोग्राफर हैं, निःशुल्क लोगों की कई सालों से सेवा करते आ रहे हैं और खासकर बीमार बच्चों की। हाँ, शुक्रिया बहुत-बहुत नवीन एंड अमरजीत। क्यों घंटी बजी के दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इससे पहले कि हम जो हमारी बातचीत है डॉक्टर साहब से और इतनी इन्फॉर्मेशन उनकी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस हैं वो हम शेयर करें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँच पाएँ और इस प्रोग्राम को और भी सुपर हिट बनाने में हमारा सुपर साथ हिट दें। हाँ, आप हमारी मदद कीजिए, बिल्कुल। एंड हमारा जो पारंपरिक तरीका है किसी गेस्ट को वेलकम करने का, वो मैं अपने इस पारंपरिक सा से शुरू करता हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है वेलकम, डॉक्टर विनोद साहब। वेलकम टू द शो। क्यों घंटी बजी डॉक्टर साहब? जी हाँ, यानी हाँ, अच्छा। मैं हाँ जी। अहमद थिरकवा को भी सुनता था, मैं अरे चतुरलाल वाह, को भी वाह, वाह! सुनता था, ज़ाकिर हुसैन को भी सुनता हूँ या क्या बात है! तो कइयों को मैंने रूबरू भी सुना है, इनमें से वाह! कुछ एक को। मैं पीडियाट्रिशियन 2005 तक था, लेकिन लास्ट के 5-7 साल मैं बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के पे काम कर रहा था। मतलब मैंने क्लिनिकल पीडियाट्रिक्स छोड़कर सोशल पीडियाट्रिक्स और जो पब्लिक जनरल के लिए होती है वो शुरू कर दी थी, जिसे हम कम्युनिटी पीडियाट्रिक्स या कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं। बहुत डॉक्टर तो साहब, आपने खूब शायरी भी सुनानी है अपनी, और जो आप जो गुरु नानक जी के बारे में अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं वो भी हाँ, सुनेंगे, जो भी तो महंतों के बारे। तो लेट अस स्टार्ट विद द शो बाय आस्किंग यू। सबसे पहली चीज़ तो आपका इतना लंबा करियर रहा है, ये 50 साल में जो पेशेंट, मरीज़ और मेडिकल सिस्टम किस प्रकार से विकसित हुई है पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर साहब? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी और नई इन्वेस्टिगेशंस आ गई हैं, तो हम बहुत आगे चले गए हैं। अभी भी हम जेनेटिक जीन्स पे आए हैं, जीन्स इंजीनियरिंग पे आए हैं, जीन चेंज कर सकते हैं, कई चीज़ों पे थैलेसीमिया पे भी और कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिन पे हम आगे भविष्य में जीन्स भी चेंज चेंज कर पाएँगे। इस पे जी, जी। काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी काम अब हो रहा है। आपने थैलेसीमिया उठा ही लिया, तो मेरा ये क्वेश्चन 8वें या 9वें नंबर मेरे दिमाग में था। सर, हुँ, थैलेसीमिया के बारे में एक अच्छा-सा पब्लिक मैसेज दीजिए, संक्षिप्त में, जिससे लोग समझ जाएँ कि थैलेसीमिया क्या है, ब्लड रिपोर्ट थैलेसीमिया की क्या होती है और कुंडली का क्या लेना-देना है उससे? थैलेसीमिया का शब्द होता है थैलेसीमिया मीन्स एनीमिया अराउंड द मेडिटेरियन सी। तो इसमें एनीमिया होता है, एनीमिया का हुँ, वजह होता है एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है। अगर हुँ, 2 एक स्त्री और पुरुष अप का बच्चा पैदा होता है, तो अगर उनमें दोनों माइनर या हों, तो चांसेस है 1 इन 4 बच्चे को थैलेसीमिया मेजर की डिज़ीज़ हो। इसे बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। अल्फा थैलेसीमिया भी होता है, लेकिन वो हुँ, उसके बच्चे ज़िंदा नहीं रह सकते, तो हम जब थैलेसीमिया बोलेंगे तो मेरे हमारा मतलब होगा बीटा थैलेसीमिया। हुँ। ओके। जी, जी, जी। तो ये बीटा थैलेसीमिया को जहाँ से ये शुरू हुआ था, हुँ, यूनान, साइप्रस, इटली, तो जहाँ से ये शुरू हुआ वहाँ तो खत्म हो गया। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ-जहाँ सिकंदर की सेनाएँ गईं, जहाँ-जहाँ से फैला उनका जीन्स वहाँ पे अभी भी है। ख़ासकर क्योंकि
सिकंदर या सेल्यूकस के जो थे, वो जो आर्मी थी, वो आर्मी जब भी जहाँ जाती है तो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जाती है, जेनेटिक हम्म, प्रिंट्स भी छोड़ के जाती है। हम्म, तो वो जेनेटिक प्रिंट से सतलुज की नदी, हाँ, सतलुज नदी के किनारे जब हुआ, तो उनके जो हमारे यहाँ अब जो लोग जो हिंदुस्तान के इस तरफ हैं, वो बेसिकली सिंध, पंजाब किससे आए हुए हैं। और वो हम्म, बहुत दिल्ली और दिल्ली के आसपास जैसे करनाल है, कैथल है, जालंधर है, अमृतसर है, जो यहाँ तक के एरिया में आए हैं। इसी तरह की एक और बीमारी है जो सिकल सेल डिजीज कहते हैं, जो ईस्टर्न कोस्ट में पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जिसकी बेल्ट है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो जीन्स हैं, लेकिन अब कमती हो रहा है। दिल्ली सरकार ने भी बहुत साल पहले बड़े सारे पोस्ट लगाए थे कि आप कृपया करके जब शादी करें तो एक थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लें कि माइनर तो नहीं है। अगर दोनों माइनर हैं तो चांस है, अगर एक कोई स्त्री या पुरुष माइनर है तो चांस नहीं है। तो अगर हम्म, दोनों माइनर हैं तब चांस है 1 इन 4। लेकिन कौन हम्म, सा 4 होगा ये हमको नहीं मालूम। पहला भी 4 हो सकता है, चौथा भी 4 हो सकता है, दूसरा जैसे वो भगवान कृष्ण की कहानी है ना, 8वां बच्चा तेरा वो हो तुझे मारेगा कंस, हाँ इसी जी, हाँ तरह जी। ये कहानी। कौन सा चौथा होगा ये इन कहना मुश्किल है, इसलिए पहले जेनेटिक काउंसलिंग कीजिए शादी से पहले, प्री काउंसलिंग कीजिए थैलेसीमिया पे। अच्छा, दूसरी बात है, अगर मान लीजिए आपकी हो भी जाती है प्रेम वश में या कोई ऐसा कारण है, तो आजकल इसका जो टेस्ट है इंट्रायूटेराइन, जब बच्चा पेट में होता है तो भी इसका टेस्ट हो सकता है कि होने वाला बच्चा थैलेसीमिया है या नहीं, उसका टेस्ट अवेलेबल है। ओके, ग्रेट। तो हम्म, पहले तो शादी ऐसे ना करें, हैं तो बच्चा ना पैदा करें। बच्चा पैदा करना है ये तो उसका भी जांच करवाएं। और बच्चा पैदा 16 हफ्ते से पहले जांच करवा लीजिए, ताकि आपके लीगल से आप अबॉर्ट मतलब मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कर पाए। तो ये कंप्लीट कंट्रोल डिजीज है। मैंने कहा ना, जहां पे इससे शुरू हुई थी वहां खत्म हो चुकी है, हम्म, लेकिन हमारे यहाँ कम हो रही है, लेकिन खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं और हुई। दूसरी बात है, जितनी दूर शादी करेंगे, मतलब परिवार जो होता है ना, हमारे क्या बोलते हैं हम, जो सपिंडा सिस्टम, हाँ, जो हमारे यहाँ होता है ना, तो गोत्र 7 जिसको, जनरेशंस। हाँ, हाँ, गोत्र गोत्र जो बोलते हैं। हाँ जी, तो हाँ अगर जी। हम्म, आपके आपके जो खासकर कजिन्स में या सेकंड कजिन्स में शादी मत करें, जो उसे कंसेग्युनिस मैरिजेस कहते हैं। जो करेक्ट, ब्लड रिलेशन में है उसे कंसेग्युनिस मैरिज वो तो बिल्कुल मत करें, उसमें थैलेसीमिया के बजाय और भी बीमारियां हो सकती हैं। थैलेसीमिया के लिए जाति बिरादरी से बाहर कीजिए, जाति बिरादरी से बाहर कीजिए, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो डॉक्टर अच्छा पहले डॉक्टर। साहब एक हाँ, मिनट, मैं हाँ, आज ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। कोई बात नहीं, मैं पंजाबी चंगी तरह बोलना। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਬਈ 36 ਦੇ 36 ਗੁਣ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 36 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ हाँ जी, ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ बिल्कुल, ਵਧੀਆ ਹੋ बिल्कुल, ਸਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ बिल्कुल, ਤੁਹਾਡਾ? बिल्कुल। करेक्ट। सिर्फ ए बीमारी नहीं, कुछ होर भी बड़ियां सारियां बीमारियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ जीन्स ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ बीमारियां ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੂੰ। जीन्स ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ जीन्स ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ डिजीज है। जितना ही हो सके हम्म, जेनेटिक जो होए, मतलब अगर हो सके, अगर प्रेम व शादी हो रही है तो दूसरी गल है। हाँ। अगर हो सके, क्योंकि आई वी कैन नॉट कंट्रोल दैट, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। डॉक्टर साहब, 50 साल में जो प्रगति हुई है, क्या आपको लगता है, अमरजीत भाई और हम डिस्कस कर रहे थे कि अमरजीत साहब कह रहे थे कि रोबोटिक्स या मशीन्स। जो जो सर्जरी कर रहे हैं या डॉक्टर जो उनकी हेल्प ले रहे हैं, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही रहेगा? क्या सिर्फ वही रह जाएंगे या हमारे डॉक्टर्स भी काम करेंगे और या डॉक्टर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे? देखिए बहुत साल पहले जब बैंकों में कंप्यूटर आया था तो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था 78 में। जी, बैंकों ने मना किया था कि कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, हमारा काम रुक जाएगा। तो आज किसी बैंक में जाइए, बिना कंप्यूटर के काम कर ही नहीं सकते। जी। हमारा रोल बदल जाएगा, डॉक्टरों का रोल बदल जाएगा। हुँ, डॉक्टर खत्म नहीं होगा, हुँ, डॉक्टर खत्म नहीं होगा, लेकिन वही सर्वाइव करेंगे जिनको नई टेक्नोलॉजी पे थोड़ी पकड़ है। वही हुँ, सर्वाइव हम्म, करेंगे डॉक्टर, वही सर्वाइव करेंगे डॉक्टर। नई टेक्नोलॉजी आना ज़रूरी है।
अगर नई टेक्नोलॉजी नहीं आती तो आप आज तक पेपरस पे लिख रहे होते, आज आज तक कलम से लिख रहे होते। अब आप तो वो नई टेक्नोलॉजी अपने आप आएगी, ज़रूर आएगी और आनी चाहिए। लेकिन जो डॉक्टरों को उनको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जो है, जिसे एग्ज़ामिनेशन का होता है या नब्ज़ देखना है, या एग्ज़ामिनेशन करना है, स्टेथोस्कोप, उसका रोल होना चाहिए, वो भी रहना चाहिए। अभी जो है पुराना और नया कंबाइंड होना चाहिए। सबको ये अल्ट्रासोनोग्राफ़ी, एमआरआई, सीटी स्कैन पे ज़रूर भेजिए, लेकिन पहले जाँच करके जिसको ज़रूरत है उसको भेजिए। बनिस्बत के सबके एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, वो ऑटोमैटिक ईसीजी आ गए हैं, उससे डायग्नोसिस। डॉक्टरों का रोल अलग हो गया है, डॉक्टरों का रोल अलग हो गया है, हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन सर्वाइव वही करेगा जो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा। डॉक्टर अच्छा, साहब नई एक मिनट, हाँ जी, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हम बहुत आधुनिक युग में जी रहे हैं और ये और भी आधुनिक होता चला जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि एक वो वक्त भी था जब नाड़ी देख के आप, हुँ, मतलब वैद्य सभी नस देख रोग के। बता देता था आपको कि आपको ये प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी है या दिमागी तौर पर कोई आदमी परेशान है या फिजिकली। हम ये उस जगह से और आज यहाँ पहुंचे हैं। क्या क्या आज भी उस डॉक्टर को, आज के डॉक्टर को इतनी नॉलेज है, इतना वो समझ पाता है कि आप मरीज को देख के, या तो मरीज को बताना पड़ता है, अच्छा भाई क्या प्रॉब्लम है, हाँ जी मैंने खंघ हुई हैगी या मुझे बुखार है, भाई डॉक्टर क्यों नहीं देख लेता? आप उसके सिम्पटम्स, आप उसको सिर्फ ये पूछे कि क्या फील कर रहे हैं और आप डॉक्टर ये बता दे कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि नाड़ी देख के ये बताया जा सकता था पहले। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नाड़ी देखना आज भी अच्छी बात है, जी। इसलिए नहीं कि नाड़ी से आपका डायग्नोसिस होगा, नाड़ी से एक ह्यूमन टच होता है। हम्म। ह्यूमन टच से मरीज़ पे आपका विश्वास बढ़ता है। तो मरीज़ को छूना जो है, चाहे जी। वो नाड़ी देख के छुएँ, चाहे स्टेथोस्कोप लगा के छुएँ, चाहे ऑस्कल्टेशन करके छुएँ, चाहे उसकी बॉडी एग्ज़ामिन करके वो पाल्पेशन हाथ लगा के पेट पे छुएँ, उससे जो है हीलिंग टच जिसे कहते हैं ना, हीलिंग जी। टच, जी। जी। वो शफ़ाक़त जिसे बोलते हैं, वो आएगी, वो भी ज़रूरी है। वो भी ज़रूरी है, जिसे जो बेसिक एग्ज़ामिनेशन, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो बोलते हैं, वो करना ज़रूरी है। नाड़ी देखना ज़रूरी है। ठीक है, आजकल नाड़ी से आप मशीन लगा देते हैं, उसमें आ जाता है 72 पर मिनट हार्ट है, रेगुलर है, यानी आजकल घड़ियाँ भी आ गई हैं जिसमें आपको दे देता है। तो बिल्कुल। वो अच्छी बात है। लेकिन जब आप मरीज़ देख रहे हैं, तो मरीज़ को किसी रूप में परमिशन लेके हम्म। छूना ज़रूरी है, ताकि आप उसकी एक भली तरह जाँच कर लें और उसके बाद जो भी एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन है, वो करवाएँ। वो करना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, डॉक्टर से कुछ कविता हो जाए सर। बुल्ले मैं शाह सुनाइए जी, तानू बुल्ले शाह सानू मैं बहुत पसंद है। बुल्ले शाह तो कुछ हो जाए कलाम। चल बुल्लिया चल ओथे चलिए, हाँ। चल बुल्लिया चल ओथे चलिए, जिथे वसण सारे अन्ने, हाँ। ना कोई साडी जात पहचाने, ना कोई सानू मन्ने। बंदे। बुल्लिया हम वहाँ उस जगह ले चलो, मुझे वहाँ जाओ, जहाँ हमें ना कोई पूछता हो, ना मेरी कोई इज़्ज़त, ना मुझे कोई जानने वाला हो, ना मैं किसी को पहचानूँ, ना कोई मुझे पहचाने। मैं एक आम आदमी की तरह जीवित रहने के लिए, जीवन करने के लिए मुझे वहाँ जाना चाहिए, जहाँ मेरी ना तो मैं किसी की कदर करूँ, ना कोई मेरी कदर करे। इसका मतलब हम सब बराबर हों। बराबर। चलो एक बहुत बार फिर से अजनबी बन जाए हम लोग। चलो। डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਲਵਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਬਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਇਜਾਦ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਫੋਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਵੇ। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि डायग्नोसिस जो है इंट्रायूटेरिन, बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोसिस हो सकते हैं, जी। ठीक है? जैसे डाउन सिंड्रोम का डायग्नोसिस अब इंट्रायूटेराइन हो सकता है। न्यूरल ट्यूबर डिफेक्ट का इंट्रा मतलब पेट में बच्चा हो तब हो सकता है डायग्नोसिस। बच्चा कमज़ोर है, डायग्नोसिस हो सकता है। बच्चा थैलेसीमिया है, डायग्नोसिस हो सकता है।
लेकिन बच्चा एक आधे को छोड़ के इंट्रायूटेराइन ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, डायग्नोसिस हो सकता है। तो ट्रीटमेंट आगे आएगा या नहीं आएगा मैं अभी नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो बहुत सारी बीमारी हैं, जिसे अल्ट्रासोनोग्राफी या स्कैन करने के बाद या कुछ ब्लड टेस्ट करने के बाद होने वाले बच्चे का डायग्नोसिस काफ़ी हद तक विद द एक्यूरेसी ऑफ 80 टू 90% वो डायग्नोसिस करेक्ट हो सकता है। इवन अच्छा। डाउन सिंड्रोम का न्यूरोट्यूबल डिफेक्ट का बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें 3D अल्ट्रासोनोग्राफी या स्कैन करके उनके डायग्नोसिस हो सकते हैं। एक आधी चीज ऐसी भी है जिसका अंदर इंट्रायूटेराइन इलाज करते हैं हम, जैसे हम इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, लेकिन एक आधी बीमारी को छोड़ के इंट्रायूटेराइन इलाज अभी आजकल बड़ा मुश्किल है, लेकिन डायग्नोसिस हो सकते हैं। ये बताएं प्लीज कि इतने साल, बिकॉज बीइंग इन पब्लिक लाइफ, बीइंग ए डॉक्टर, आपने इतनी चीजें देखी है, जो हमारे समाज में ये जो क्राइम होता है ना, क्राइम क्राइम का क्या कारण है? और मेरे हिसाब से ये चीजें कि वकील, डॉक्टर और पुलिस वाला, ये तीन ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनका क्राइम से किसी ना किसी टाइम पे एक प्रोफेशनली जुड़ाव जुड़ से जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान या केस लड़ते हुए। रूट कॉज क्या है क्राइम का समाज में, और इसको इरेडिकेट कैसे किया जाए? ये क्या दिमागी बीमारी है या ये एक सोच है? ये किससे रिलेटेड है? ये मन से है, दिमाग से है, या ये पुरानी कोई ऐसी हेरिडिटरी समस्या है जिसकी वजह से कोई मतलब क्राइम को अंजाम दे पाता है? हेरिडिटरी कारण बहुत कम है। बेसिक जो आपकी जो है, जो होता है रीडिंग प्रैक्टिस जब होती है ना, जो अर्ली चाइल्डहुड के ट्रॉमास, अर्ली चाइल्डहुड का फैमिली सेपरेशन, अर्ली चाइल्डहुड का माता-पिता में लड़ाई या माता-पिता का ड्रग एडिक्शन होना, या बेसिकली क्राइम की जो बीज पड़ता है, वो परिवार के अंदर पड़ता है। परिवार, हम्म, उसके बाद परिवार के बाद आता है स्कूल, हम्म, उसके परिवार के बाद आता है जहाँ आप फॉर्मेटिव ईयर्स बोलते हैं, जिसे हम 5 से लेके 15 साल तक। 15 साल। बहुत कम लोग होंगे जो 15 साल बाद जिनके अंदर बीज नहीं पड़ा हो वो यकदम जाएँ। हम्म, लेकिन अगर 15 साल से पहले आपकी जो गुस्से की आदत या कंट्रोल नहीं होता, या परिवार के झगड़े होते हैं, या देखिए आजकल मान लीजिए आप न्यूज़ देख रहे हैं, सारी जगह हम्म, क्राइम ही हो रहे हैं, दुनिया भर में देखिए, हर रोज। जैसे जैसे पोस्ट ट्रॉमा डिप्रेशन होता है, आप हम्म, टीवी देखिए तो भी आपको डिप्रेशन होगा। पोस्ट टीवी सही बात। डिप्रेशन भी एक नाम की चीज़ होनी चाहिए। टी हम्म, टी टीवी में आप कहीं की न्यूज़ उठा के देख लीजिए, चाहे चाहे जहाँ पे आप आज से नहीं, चाहे कोरियन वॉर थी, चाहे वियतनाम वॉर थी, चाहे इराक था, चाहे ईरान था, चाहे कहाँ पे भी है, तो 80% न्यूज़ तो ये वॉर्स की होती मारामारी हैं। वाली। हाँ, अब देखिए, जो जीता हारा उसकी मैं बात नहीं कर रहा। उस परिवार पे क्या हो गुज़री होगी जिसकी परिवार के बच्चे, चाहे वो सोल्जर्स हों, चाहे वो दूसरी तरफ आतंकवादी, उस परिवार पे क्या बीतती होगी जिनका बच्चा मरा है, जो हम्म, घर-बार से उजड़ गए हैं, जो जिनके पास, क्योंकि ना तो वहाँ पे राशन मिल सकता है, ना पानी मिल सकता है, ना इम्यूनाइज़ेशन मिल सकती है, ना हेल्थ केयर मिल सकती है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो। लड़ाई बुरी बात है, चाहे कोई करे, चाहे सरकारें करें, चाहे आतंकवादी करे, लड़ाई बुरी बात है। हम्म, हम्म। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसेट देखने को मिलता है कि आजकल जो विवाह की संस्था है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, आपको क्या लग रहा है, इज इट नाउ गोइंग टू रिमेन सक्सेसफुल? और द वे थिंग्स आर, जो डिवोर्स के रेट्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के रेट्स हैं पति पत्नी में, क्या ये इंस्टीट्यूशन चलेगी या फेल है? एक एक मिनट, इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा नवीन भाई। जी जी। देखिए, हम्म। लोग आजकल शादी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। उसकी क्या वजूहात हो सकती है कि क्यों नहीं करना? वो लिव इन रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं, रहते हैं, पर शादी नहीं करना चाहते। क्या रीजन और है रवि? शायद आगे बच्चे भी नहीं करना चाहते। हाँ, बिल्कुल। आपको एक बताएँ, अमृता प्रीतम और साहिल लुधियानी का लिव इन रिलेशन था। जी। हम्म, हम्म, बहुत बड़ा लिव इन रिलेशन 2 इयर्स का था। देखिए ऐसा है, शा इंस्टीट्यूशन ये खत्म नहीं होगा, थोड़ा डाइल्यूट हो गया है, ठीक है? हम्म, हम्म, मैरिज अभी भी इंस्टीट्यूशन काबिल होना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि
आगे बच्चों के लिए उनको नाम देने के लिए ये सब ज़रूरी है। अब रहा कि डाइवोर्स रेट, ये जो है जब न्यूक्लियर फैमिली होंगी, जब मैंने फिर बताया जब इनके सबके बीज जो हैं वो पहले 18 साल में पड़ जाते हैं। जो सोच के जो बीज है, सोच के जो बीज है, सोच के जी। वो अपने पिता को या अपनी माता को देख चुके होते हैं। शादी का जो जो बुरी बातें हैं वो भी देख चुके होते हैं, या अच्छी बातें भी देख चुकते हैं। किस्मत से जो हिंदुस्तान में अभी बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन अभी वो इतना नहीं हुआ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में या कहीं और हैं, इतना डाइवोर्स रेट में नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर आप बेस से गए तो काफ़ी बढ़ रहा है। तो उसकी वजह भी दूसरी बात ये है, जब न्यूक्लियर फैमिली टूटेंगी, जब न्यूक्लियर फैमिली बनेगी, मतलब जब ऊपर माता-पिता का साया नहीं होगा या नहीं रहते, या माता-पिता से तो उनमें ये, क्योंकि आपका कंट्रोल जो सिस्टम है बदल जाता है। तो वो उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह है कि, और फिर पीयर प्रेशर्स होते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे प्रेशर होते हैं, बीवी और हस्बैंड में झगड़ा होता है, वो बहुत बड़े, और इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, खासकर पंजाब में ड्रग्स और दारू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वाइफ बीटर जो है ना पंजाब के, वो मोस्टली दारू पी के आते हैं। मैं बता दूँ आपको, वो वाइफ बीटर हाथ तभी उनका उठता है जब वो या नशा कंट्रोल किया नहीं होता है। है, या उसने दारू पी होती है, मतलब कोई और दवाई ली होती है। लेकिन नॉर्मली झगड़े होते हैं, झगड़े हर जगह होते हैं। हम मेरी पत्नी के साथ भी झगड़े होते हैं, लेकिन हाथ नहीं उठना चाहिए। झगड़ा तो झगड़ा है, इससे पार्ट ऑफ लिविंग, झगड़ा। करेक्ट, और एक्सीलेंट। एक हमारे यहाँ एक पंजाबी में वो है, कहते हैं, लड़न रात होए विछड़न रात ना होए। हाँ। लड़न रात होए मतलब लड़ने की रात हो, विछड़ने की रात ना हो, मतलब बिछड़ने की रात ना हो। पेशेंस कम होता जा रहा है हम सभी में। आपका नहीं कहूँगा मैं, आप तो इतने नहीं, मेरा भी कम है, मेरा भी कम है। हमारे अब जैसे मेरे में ये कुछ बोलने वाले थे, मेरे में पेशेंस रहा, मैंने एकदम दाग दिया क्वेश्चन, है ना? पेशेंस की बहुत बड़ी कमी हम लोगों में आती जा रही है कि हम किसी से कुछ सुनना नहीं चाहते। हमने अच्छा, सुनना, अपनी थोपना चाहते हैं। हाँ, अपना सुनाना चाहते हैं पर सुनना नहीं चाहते। और मैं जब मेरे पास बच्चे सीखने आते हैं, और तो मैं भी ये कहता हूँ भाई सुनना सीखना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, पर ये बड़ा मुश्किल है किसी को सुनना। और कोई आपको थोड़ी-सी बात कह दे, आप एकदम आग बबूला हो जाते हैं और आप अपनी बम्बारमेंट शुरू कर देते हैं कि यार मैं ठीक हूँ, आप मुझे सुनिए। तो ये जो ना सुनने की आदत है, या जो इम्पेशेंट हम लोग हो गए हैं, उसकी क्या वजह है? हमारा सर्कल है, हमारा सोशल सर्कल है, या हमारी सराउंडिंग है? मतलब क्यों हम ऐसे होते जा रहे हैं? या हमारा एक शब्द खान-पान है? एक शब्द आता है, एक्टिव लिसनिंग। जी, पहली बात तो लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में फ़र्क है। जी। दूसरा होता है, पीपल हियर बट डोंट लिसन। क्या बात है! हियरिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग। बहुत अच्छे। हियरिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग में ये होता है जिसमें आपका सब्र, एक मैं आपको बता दूँ, अच्छा बोलने के लिए अच्छा बोलने के लिए आपको अच्छा सुनना पड़ता है। बहुत अच्छे। आप अच्छा तबला बजा ही नहीं सकते जब तक आपने अच्छा तबले वाले को सुना नहीं हो, सुना नहीं, बिल्कुल। ठीक है? आप अच्छा म्यूज़िक दे ही नहीं सकते, आप अच्छी गज़ल गा ही नहीं सकते जब तक आप औरों का ना सुना हो। ना सुना। तो अच्छा सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छा बोलना। और अच्छा बोलना तभी आ सकता है जब अच्छा सुनना है। जिस तरह अच्छा लिखना तभी आ सकता है जब तक आप अच्छी किताबें नहीं नहीं नहीं, पढ़ते, तो आप अच्छा नहीं लिख सकते। अच्छी पोएट्री तभी आएगी जब आपने पोएट्री की किताबें पढ़ी होंगी और उनसे ज्ञान लिया होगा, तभी आएगी। अच्छा, बहुत कम होते, कुछ पोएट्री में सुना दीजिए। मेरा कलाम नहीं है। मैं किसी और का। हाँ। नौ साहिल पे डगमगाई है, नौ साहिल पे डगमगाई है, ना मुरादी ना मुरादी तेरी दुहाई है, ना मुरादी तेरी दुहाई है, जिंदगी की दुआ न दे जालिम, जिंदगी किस को रास आई है, बहुत अच्छे। जिंदगी। ये शमीम जयपुरी का कलाम है। वाह! बहुत खूब। क्या शिकायत
शमीम गैरों से हमने अपनों से चोट खाई है, हमने अपनों। शमीम बहुत खूब, जयपुरी। बहुत खूब। डॉक्टर साहब मुझे बाकियों का तो पता नहीं, पर एक बात मुझे थोड़ी समझ में आती कि जो कला और साहित्य से प्यार करता है, उसके अलावा उसका जो भी प्रोफेशन है, जैसे आप डॉक्टर हैं, पर आप कला और साहित्य से प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली उसके चांस, उस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो औरों से अलग हो जाता है या उस मकाम पे पहुंच जाता है जो कि ऊपर वाले ने उसकी डेस्टिनी लिखी है, कि आपकी सेंसिटिविटी लेवल थोड़ी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। बहुत अच्छे, बिल्कुल हाँ, सही कहा। लेकिन उसमें आप किताबों का क्या चुनाव करते हैं? आप कौन-सा संगीत देखते सुन, हैं? तो अगर तो आप अच्छे किताबों का चुनाव करते हैं या अच्छा संगीत सुनते हैं, तो अपने आप में एक ठहरापन आ जाएगा, जो हम्म, है आप ठहरेपन आ जाएँगे, अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात है, मुझे एक बताइए, ज़ाकिर हुसैन अल्लाह रखा के बेटे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी मुस्कुराया। वलायत खान का बेटा शुजात खान क्यों है? क्या बात। ठीक है? हाँ, तो ये जो है, ये परिवार में जैसे आपके पिता-माता या दादा-दादी या मामा-मामी करते हैं, आप उनका अनुसरण करते हैं। वो आपके पहले गुरु होते हैं, वो आपके पहले गुरु होते हैं। उसके बाद दूसरा इन्फ्लुएंस जो है, वो है 5 साल से लेके 15 साल। तो पहला गुरु जो है माँ, और दूसरा गुरु पिता, और तीसरा गुरु जो आपका टीचर होता है। और टीचर भी वो जो आपके स्कूल में हो। क्योंकि हमारे यहाँ है ना, जो जब कच्चा घोड़ा है उसे कोई भी शेप दे सकते हो। हम्म, जब घड़ा पक जाए तो फिर उसे सिर्फ तोड़ तोड़ सकते हो, नई शेप नहीं दे सकते। हम्म, पकने के बाद नई शेप। तो आप जब जो क्राइम में चले गए हैं, उनको आप हम्म, तोड़ सकते हैं, उनको बदल नहीं सकते। शिफ्ट। बदलना मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। हम्म, तो जब वो कच्चा घड़ा बन रहा था ना, जब कुम्हार कच्चा घड़ा, उसको जो मर्ज़ी बना दे, चाहे जग बनाए, चाहे सुराही बनाए, चाहे घड़ा बनाए, चाहे दीपक बनाए, उसकी मर्ज़ी होती है। तो इसी तरह आपके बच्चे अभी कच्ची मिट्टी के हैं, 18 साल के बाद वो पक जाएँगे, 18 साल के बाद वो एक किस्म की भट्टी, सांसारिक भट्टी मतलब दुनियादारी में अंदर चले जाएँगे, तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो कुछ करना है, अर्ली कीजिए। डॉक्टर मिनोचा, जिस तरीके से आप जा रहे हो, मेरे को तो लगता है आपको गुरुजी या बाबा जी बन जाना चाहिए। बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि आप इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। अच्छा, एक सवाल है, इतने साल की आपने इतनी ज़िंदगियाँ देखी हैं, मौत देखी है, बिकॉज़ ऑफ योर प्रोफ़ेशन, कि हुँ। इतनी सारी चीज़ें। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है कि ईश्वर का अस्तित्व, या ईश्वर है, नहीं है, भगवान है, नहीं है, अच्छे कामों में हम भगवान को याद कर लेते हैं, बुरे कामों में भगवान को याद नहीं रखते। भगवान है या नहीं? व्हाट इज द एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ अबाउट गॉड? इज देयर गॉड और नो गॉड? हियर आई वांट टू कोट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा था, देयर इज सम पावर अबव दिस। हम्म, ठीक है? और ओपेनहाइमर ने भी एटम बम बनाने के बाद गीता को कोट किया था। ओपेनहाइमर ने भी गीता को कोट किया था। पहली बात तो ऐसी सुपरनैचुरल पावर है। उसे आप जो मर्ज़ी नाम दीजिए, चाहे सतगुरु बोल दीजिए, अल्लाह बोल दीजिए, ईश्वर बोल दीजिए, भगवान बोल दीजिए, जो मर्ज़ी बोल दीजिए। मदर नेचर बोल दीजिए। हाँ, मदर नेचर बोल दीजिए, चाहे पत्तों की पूजा करो, पेड़ों की पूजा करो, पहाड़ों की पूजा करो, पत्थरों की पूजा करो, सब एक बात है। पूजा होनी चाहिए, चाहे जिस रूप में मर्ज़ी हो। हम्म, पूजा से आपको आगे वही ठहरापन मिलता है, ठीक है? लेकिन अच्छे संगीत से ठहरापन मिलता है, बहुत सारी चीज़ है। पूजा आपके सिखों में पहला जो है कृतकर है, पहला जी, प्रिंसिपल गुरु नानक। जी, बिल्कुल। कृतकर मतलब काम कर। काम कोई भी काम हो, चाहे तबला बजाना हो, चाहे डॉक्टरी करनी हो, चाहे वकालत करनी हो, कोई भी काम काम करो। पहला काम करो है, दूसरा नहीं है, पहला है। हाँ जी, कृत करो, बिल्कुल। दूसरा है नाम नाम जप। जप। हम्म, खुदा का, रब का, बंदे का, किसी का, जो भी आपका, जिसको आप मानते हैं, जिसे हम्म, भी आप मानते हैं, उसका नाम जपिए। तीसरा है वंडछक। वंडछक मीन्स व्हाटएवर यू हैव गॉट इट, शेयर इट अमंग यू। ये हम्म, तीसरे प्रिंसिपल पे जो लंगर होते हैं, तीसरे प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जो लंगर देते हैं, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है, बहुत अच्छी बात है। जो ये लेकिन लेकिन जो पहला वो 2 काम कीजिए, कृत करो और नाम जपो। जी, या कुछ नाम जपना ज़रूरी नहीं कि मैं गुरुद्वारे, मंदिर जाके जपूँ। नाम जपना मुँह पे 1 मिनट के लिए भी अगर मैं नाम जपता हूँ, तो वो उतनी बड़ी प्रेयर है,
जितनी मैं घंटों गुरुद्वारे या मंदिर में जाके करता हूँ, वो उतनी बड़ी प्रेयर। ज़रूरी नहीं कि मैं घंटियाँ खटकाऊँ या मत्थे टेकूँ, ये हम्म ज़रूरी नहीं है। अच्छा दूसरी दोनों बात है, खुदा से माँगने मत जाना, खुदा को धन्यवाद हम्म देने जाना। धन्यवाद देने जाना, जो तेरा तेरा भाड़ा मीठा लागे। एक है ना, तेरा भाड़ा जो कुछ तूने दिया है, वही बहुत मीठा है, ठीक है? बिल्कुल तो जो तेरी रोटी है, जो मैं साँस ले रहा हूँ, सब तेरी देन है। भगवान को शुक्रिया करोगे, अपने आप धन आएगा, अपने आप धन हम्म आएगा। भगवान को माँगो हम्म नहीं, क्योंकि उसे पता है आपको क्या चाहिए। हम्म भगवान माँगा उनसे जाता है जिनको ना पता हो कि आपको क्या चाहिए। जब रब को पता है आपको क्या चाहिए, तो आप उसे क्यों माँग रहे हैं? आप उसे कहिए, जो तूने दिया है, वो अच्छा है मेरे लिए, मेरे सर माथे पे। जो कुछ तूने दिया मेरे सर माथे। डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब अब हाँ आपने एक सेकंड और जी भाई, जी आपने अब गुरु नानक जी की बात करी है तो कुछ सुनाई दीजिए ना। मैंने मैं मैं कुछ और सुना देता हूँ, अगर आप इजाज़त हाँ दें तो। हाँ इरशाद हाँ। जी बाकी सब गलड़ियाँ अल्लाह अल्लाह दी गल। हाँ बाकी सब पूरी बातें हैं, अल्लाह अल्लाह जो कहते हैं सब पूरी बातें हैं। कुछ शोर मचाया आलमा, आलमा मतलब हैं जो रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं, या भाई जी होते हैं, या मौलवी ठेकेदार होते हैं। होते हैं जो ठेकेदार होते हाँ, हैं मौलवी कह लीजिए, भाई जी कह लीजिए, हाँ जी संत कह लीजिए, जो भी है। कुछ जी शोर मचाया आलमा, कुछ किताबां पाया फल। पहले हम्म तो वो बहुत ऊँचा बोलते हैं, पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं, और दूसरा जो भी रहा रहा का कसी थी, जो हमारी किताबें हैं, उन्होंने भल पाना मतलब कन्फ्यूजन पैदा करना। तो इनसे कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो आप मन में जो भी आपका, मैं चाहे आप जिसको मर्ज़ी माने, चाहे खुदा को माने, अल्लाह को माने, ईश्वर को माने, गुरु नानक को माने, चाहे तो आपके तो गुरु मानियो ग्रंथ लिखा ही गया ना, तो गुरु जी मानियो ग्रंथ में मत्था नहीं टेकना, मत्था चौड़ी नहीं झलनी, ऊपर बिल्कुल रुमाल नहीं डालना। हाँ गुरु मानियो ग्रंथ मतलब उसमें जो लिखा है उसका अनुसरण करो। टीचिंग्स जो है उनकी बिल्कुल किताब वेरी पढ़ने गुड। के लिए होती है, किताब पढ़ने के लिए होती है, किताब समझने के लिए होती है, किताब मत्था टेकने के लिए नहीं होती। क्यों जी, हम्म मैं ठीक कह रहा गलत कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल जे बिल्कुल। टीचिंग्स फॉलो ही नहीं कीतियां ते फायदा की हैगा हाँ, फॉलो ही हाँ, अगर आप ਡਾਕਟਰ हाँ, ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਥਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਐਥਿਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ सो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा कोई भी पेशेंट जब वो किसी भी क्लिनिक में जाता है खासतौर से प्राइवेट क्लिनिक्स की बात करूंगा मैं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई ऐसा है जिसको की ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी हम अपने एथिक्स के को साइड में टांग के हम उसका ऑपरेशन कर देते हैं जस्ट पैसे कमाने के लिए उस वक्त जो हमने जो शपथ ली होती है काम को सही अंजाम देने की या भाई हमारा काम ही हमारी पूजा है वो कहाँ चली जाती है या हम उसको क्यों साइड में रखते हैं हम जब प्रेयर करते हैं तो हमको लगता है कि भगवान हमारे सामने खड़ा है और जब हम क्राइम करते हैं तो लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा क्या कहेंगे आप इसके लिए अच्छा, ये शपथ पहले हिप्पोक्रेटिस ओथ बोलते थे, जो डॉक्टर बनने के बाद लेते थे, जी लेकिन 99% प्योर हिप्पोक्रेटिस ओथ को फॉलो नहीं करते। पहली बात सुन लीजिए। जी दूसरी बात है, डिटीरिएशन हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि बाकी जो थे वो तो पहले ही बदनाम थे, टीचर्स और क्या नाम है, वकील और पुलिस, पॉलिटिशियन सारी बदनाम बदनाम थे। डॉक्टरों में ये नई बदनामी आई है, मतलब रिसेंट कन्वर्ट हुए हैं, खराब शुरू है। लेकिन डॉक्टरों का खराब इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उसे लाइफ के साथ करना होता है। बिल्कुल क्योंकि हम हाँ, भगवान मानते हैं क्योंकि डॉक्टर के हाथ में हम हाँ, सेफ हैं हाँ, हम ऐसा न प्लीज़ भगवान भी मत मानो, भगवान मत, जस्ट लाइक जैसे वकील काम करता है वैसे हम काम करते हैं। हाँ, हमसे केस बिगड़ जाए, नेग्लेक्ट हो तो ठीक है, अगर एरर है तो जो है वो गलती नहीं है। गलती आप ये नहीं बताइए, अगर कोई वकील केस हारता, क्या उसको आप कहते हैं कि आपको हमें मुआवज़ा दीजिए? नहीं ना कहते। हाँ वकील तो वकील भी 50% से ज़्यादा नहीं जीतते, वो भी 50% हारते हैं, 50% जी, हो सकता है मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। तो वकील भी ऐसे, तो वकील भी ऐसे, लेकिन हमारे पे क्योंकि देखिए, नेग्लेक्ट और एरर 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। क्या बात नेग्लेक्ट और एरर अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर एरर से है,
तो बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए, एरर हर एक से होती है, मेरे से भी पता नहीं कितनी हुई होंगी, मेरे पे भी पता है कितनी हुई होंगी, जी। लेकिन नेग्लेक्ट जो है, नेग्लेक्ट चाहे वो जानबूझ के हो, चाहे कुछ इंटेंशन से हो तो गलत बात है, उस पे आप कीजिए, लेकिन पनिशमेंट जो है एप्रोप्रिएट दें, ये नहीं उसका लाइसेंस बंद कर दिया, तू प्रैक्टिस नहीं करता, जेल में डाल दो, उसकी खिड़कियाँ तोड़ दो, क्लिनिक तोड़ दो, ये बात भी गलत है। हुँ। तो और बहुत छोटी-मोटी गलतियाँ तो हर प्रोफ़ेशन वाला करता है, करता मैं है। भी पता नहीं कहीं कर चुका होऊँगा, मुझे खुद याद नहीं होता है। खुद अब मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ गलतियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। बाकी ना आपका आपका सर्जरी ज़्यादा होना, सिज़ेरियन सेक्शन ज़्यादा होना, नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा होना, बहुत सारी अननेसेसरी सर्जरी होती हैं। ये इंडिकेटर्स है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है। हाँ, बहुत नहीं, कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हो ज़्यादा, रहा है। क्योंकि जहाँ काफ़ी ज़्यादा। नई भी ज़रूरत है, जहाँ 10-1 साल नहीं चल सकती, उसको पहले वहाँ पर चेंज भी करो। कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसी तरह सिज़ेरियन सेक्शन भी पे भी ये प्रॉब्लम है। बाकी सब सर्जरी का ये प्रॉब्लम है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं। तो उसकी वजह यही है कि उस डॉक्टर को भी गाड़ी चाहिए होती है, उस डॉक्टर को भी घूमना चाहिए होता है, उस गाड़ी तो वो भी उसकी जो सोसाइटी है, वो भी देखता है पड़ोसी में ने कोठी बना ली है और मैं 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रह रहा हूँ, तो ये वजह भी है। मतलब पीयर प्रेशर्स, पीयर प्लस प्लस द कॉम्पिटिशन अमंग द सेम सोसाइटी में रहने के लिए, हुँ। सेम सोसाइटी रहने के लिए, क्योंकि बैरोमीटर जो है, यहाँ पे सक्सेस के बैरोमीटर गलत हैं। यहाँ के सक्सेस के बैरोमीटर में आपकी कौन-सी गाड़ी है और आप कौन-सी जगह रहते हैं, कौन-से बड़े घर में रहते हैं। बहुत खूब। दैट्स द थिंग तो जि डॉक्टर साहब जिसके अब इसके पास ऊपर हम लोग क्या, या हमारी सरकार या हमारे जो आस-पास जो जिनको हम हमारे लीडर कहते हैं, वो अंकुश लगा पाएँगे इन चीज़ों पे कभी? सरकार लगता है कुछ क्या? नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करती, ना करेगी, ना करेगी, हुँ, क्योंकि हुँ। ये अगर जो पैसा है ऊपर तक जाता है। मैं ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ, जी। सब जगह की बात कर रहा हूँ। जॉनसन जॉनसन को भी गया है ना, उसको पैसा दिया है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है ना जॉनसन जॉनसन अच्छा। की, जी, पाउडर जी, की जी। पाउडर पे पाउडर पे पाउडर यहाँ पे। पर हमारे बैन कर दिए, वो पाउडर आता नहीं है अब, हाँ, नहीं, पर अमेज़न पे अवेलेबल हाँ, नहीं, नहीं, है। नहीं, वो आउट 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 ऑफ सेटलमेंट हुई, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है। आई हुँ। तो उसने रिमेंबर इट सर। उसने क्यों किया होगा? इसका मतलब क्योंकि कसूर बहुत ज़्यादा हुआ है। कसूर अगर है, अगर तभी तो सेटलमेंट हुई है। नहीं, तो पैसा जो है उसको कोर्ट में बदनामी ज़्यादा होती है, कोर्ट में पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए बाहर जाके करेक्ट। उसने वहाँ बाहर जाके जितने भी 4-5 बिलियन डॉलर देते हैं, उसको उसको ये सस्ता पड़ता था। सस्ता मुझे नहीं मालूम, राइट। मैं बिल्कुल। अमाउंट वैसे ही बोल रहा हूँ। मुझे नहीं बदनामी उसको से ये। बचा ना। हाँ, बदनामी से बचा, प्लस पैसा भी कम देना पड़ा होगा। पैसा अगर हुँ। ज़्यादा देना होता तो फिर वो कोर्ट में जाता। तो इसका मतलब डॉक्टर जुर्म तो था। इसी तरह टीके वाले भी जुर्म करते हैं, दवाइयाँ वाले भी जुर्म करते हैं। वॉक्सवैगन गाड़ी ने, उसने अपना डाटा ही गलत छाप दिया। हुँ। एग्ज़ॉस्शन का जो डाटा था, और बाद में माफ़ी माँगी है, वो पैसा रिकॉल हुई दिया है। होंगी गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ रिकॉल हुई होंगी। हाँ, उन्हें पैसा पैसा दिया उसने, वॉक्सवैगन ने हुँ, पैसा दिया है, गाड़ियाँ रिकॉल की हैं और माफ़ी हुँ, माँगी, सरेआम माफ़ी माँगी है। निसान के साथ ये हुआ है। तो ये हुँ। बदमाशी सिर्फ़ छोटे लोग नहीं करते, बड़े लोग भी करते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल बड़े सही। डॉक्टर साहब एक वेरी 5-7 सवाल बहुत ज़रूरी है, जल्द-जल्द से पूछेंगे आपके, जल्दी उसमें आंसर्स लेते हैं क्योंकि आपका वक़्त भी कीमती है, हमारा वक़्त भी कीमती है। सर, ये पूछना चाह रहा था जो बच्चों में जो किशोर अवस्था में जो बच्चों को पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन हो रही है हुँ। और इससे जुड़ा हुआ मैंने एक देखा है कि सारे बच्चे वो किसी के भी घर में हो, मेरे घर में हो, किसी के भी घर में हो, इन पे इंटरनेट का प्रभाव बहुत पड़ गया है। यूट्यूब, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, गूगल और ये कहते हैं there's a saying these days that the child is being raised by the internet यानी कि इंटरनेट बच्चे को बड़ा कर रहा है। हमने स्ट्रेस वर्ड नहीं सुना होता था, इनके ऊपर अभी से स्ट्रेस आ गया है। समझ नहीं आई। ऐसा है। समाधान बताइए डॉक्टर साहब, समाधान बताना इसका। नहीं, एक पहली बात तो मैं आपकी बिल्कुल आपसे जो कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल मुख़्तलिफ़ हूँ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये क्या है, एक हमारे यहाँ बीमारी होती है एडीडी, जो जिसमें हाइपरकाइनेटिक अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। डेफ़िसिट, ये हुँ, अडल्ट्स में भी शुरू होती है। जो ज़्यादा स्क्रीन देखता है, टीवी की हो, चाहे नेट की हो, चाहे हुँ, स्मार्टफ़ोन की हो, उनमें अडल्ट इट इज़ वेल नोन,
अडल्ट टाइप ऑफ ये जो है प्रॉब्लम है ना, जो शॉर्ट अटेंशन, ये अडल्ट में भी होते हैं। हालाँकि अडल्ट में कोई कहता नहीं है, बहुत कम, बहुत जिटरी होते हैं, काम छोड़ के चले जाते हैं, हैंडराइटिंग ग गंदा होता है, इधर-उधर भागते हैं, अपना काम पूरा नहीं करते, एक जगह से दूसरी बात स्विच करते हैं, आसानी से पकड़े जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो, आपके दोस्तों में भी 2-4 ज़रूर होंगे। दो फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। हाँ, फ्लाइट ऑफ आइडिया आपके दोस्तों दोस्तों में ज़रूर होंगे, लेकिन हम उन्हें कहते कुछ नहीं है, चलो भाई क्या करना है, जो अपना कर रहा है। तो जी। ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम भी बढ़ रहा है या फिर डायग्नोसिस का बेटर टूल्स की वजह से जल्दी पता लग रहा है। दोनों बातें हो सकती हैं। बढ़ भी रहा है और अब हमें उसके बारे में हम डायग्नोस जल्दी कर लेते हैं, इसलिए कि सोचते हैं कि डिज़ीज़ बढ़ रही है। कैंसर पहले भी था, कैंसर ज़्यादा नहीं हुआ। कैंसर क्या है कि पहले उस तक लोग जीते ही नहीं रहते थे। 50 साल में मर जाते थे, आज जो है इंडिया में 80 साल की उम्र है, तो नेचुरली कैंसर का हार्ट डिजीज़ बढ़ जाएँगी ना उस एज पे। तो ये जो है, एक तो स्पेक्ट्रम, लाइफ की स्पेक्ट्रम बदल गया, लाइफ का स्टाइल बदल गया, प्लस जो है हमारी जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए हम उनको जल्दी पता कर लेते हैं। सर समाधान दीजिए इसका कि इन बच्चों के लिए क्या किया जाए कि ये सब इन चीजों से हटे। अभी अभी आपने ऑटिज्म का नाम लिया, तो ऑटिज्म के बढ़ने के भी यही रीजन है कि भाई वो स्क्रीन बच्चा ज्यादा देखता है क्या, या उसके पेरेंट्स भी देखते नहीं, 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 ये ऑटिज़्म में रिपिटिटिव बिहेवियर होता है, हैं? ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम होता है। आपने रेन मैन पिक्चर देखी थी? जी जी, देखिए नहीं। मैंने। हाँ, उसमें हम्म, ऑटिज़्म दिखाया गया था। तो उसमें ये डायग्नोसिस जल्दी हो रहे हैं, पता जल्दी चल रहा है। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम पे आजकल इलाज भी है। हम्म। बेसिकली इलाज तो वही है, रीइन्फोर्समेंट, लैंग्वेज, वो बेसिक तो वही इलाज है। दवाइयाँ तो बहुत कम हैं, लेकिन उस साथ में उसको रीडिंग प्रैक्टिस और तो जो स्पोर्ट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इनका अटेंशन डाइवर्ट करके इनको आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा डाला जाए बच्चों को। बिल्कुल, 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 अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, एडीडी बोलते हैं या हम्म, एटीडी बोलते हैं। मैंने ये कहा है, एक तो ये ज़्यादा डायग्नोज़ हो रहे हैं। हम्म, हम्म। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ज़्यादा डायग्नोज़ हो रही है, और ये कहना बिल्कुल गलत बात है कि सिर्फ़ बच्चों में आता है, बड़ों में भी होता है। बहुत सारे वो बच्चे ही बड़े होके उसमें आ जाते हैं, और कुछ बड़ों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स हो है। उसका वन ऑफ द रीज़न जो है, ज़्यादा स्क्रीन देखना है। वन ऑफ द रीज़न इज़ हम्म, ये स्क्रीन पे, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे वो, अब मुझे बताइए, अगर मैं इतना टीवी मैं भी ज़्यादा देखता हूँ, अगर मैं दुनिया भर की ये लड़ाइयाँ सुनूँगा, देखूँगा, तो मेरे में भी एक किस्म का पोस्ट ट्रॉमा है। मैं भी डिप्रेस में चला जाता हूँ, जो हिंदुस्तान में हो रहा है या विदेशों में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं हर टीवी जगह। टीवी पे आप देखिए, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, कोई बस चला रहा है एक दूसरे पे, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई गालियां दे रहा है, यही चलता है सारा दिन। हाँ, इवन हमारे सदन में गाड़ियाँ चलती हैं। तो हम्म। वो आम यूपी में चला था, माइक उठा के फेंके थे, आपको याद ही होगा, बहुत बड़ी साल बुरी पहले। तरीके से, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो तो ये, आप सर। ये देखिए, हम हम्म। किनका अनुसरण करेंगे, हम किनका अनुसरण करें? देखते वाले तो ये भी देखते हैं, ये दे थिंक इट इज़ नॉर्मल। इट्स दे थिंक नॉर्मल या गाली-गलौच इज़ नॉर्मल। दे थिंक हिटिंग समवन। हाँ, हिटिंग इज़ नॉर्मल, क्योंकि हम वो देख हम्म, रहे हैं। हम्म। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो दादा दादी का सिस्टम था और जॉइंट फैमिली और सिंगल, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो दादा दादी सिस्टम, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज के ऊपर कुछ रोशनी डालिए कि वेयर आर वी लैकिंग टुडे और व्हाट डू वी नीड टू डू। तो ज़रूर होने चाहिए। दादा-दादी, नाना-नानी नाना नानी। की वापसी हम्म, होनी चाहिए, वापसी होनी चाहिए। हम्म, मैं भी दादा हूँ, हम्म, मेरा परिवार दूर रहता है, हम्म, तो दादा-दादी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशन ज़रूर होने चाहिए। और आपको मतलब, चाइना में जब सिंगल चाइल्ड हुआ था, तो चाइना में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे सिंगल चाइल्ड की वजह से। अभी पिछले 10-15 सालों उन्होंने सिंगल चाइल्ड को हटा दिया है। तो मेरा ख्याल, पारिवारिक संबंध सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या किए जा सकते हैं। दादा-दादी का उतना ही रोल है जितना माता-पिता का। जी डॉक्टर मतलब, साहब। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आप बात पूरी कीजिए। जी जी। हाँ, जैसे होता है ना, एक किस्म का क्या कहते हैं, काउंटर बैलेंस करने के लिए ना,
मान लीजिए दादा दादी अगर माता पिता से लड़ाई है तो घर में लड़ाई नहीं मतलब ऐसे ही बहस है हाँ, तो नोक झोंक। दादा दादी या नाना नानी का सपोर्ट मिलता है या उल्टा अगर दादा दादी से लड़ाई है तो माता पिता का सपोर्ट मिलता है तो इज ए काउंटर बैलेंसिंग। ये परिवार को जोड़ने के लिए जो सीनियर सिटीजन है दादा दादी या नाना नानी अच्छी बात है कि इकट्ठे रहें चाहे मुटाव हो चाहे पैसों का लेन-देन हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है। दादा-दादी, नाना-नानी का इन्फ्लुएंस ज़रूर बच्चों पे होना चाहिए। तो डॉक्टर मतलब साहब एक तरीके से सुगम संगीत कहा जाए। हाँ, अभी सुगम संगीत से पहले इसी से रिलेटेड मेरा अभी ख्याल आया कि हम लोग इतनी दूर आके बैठ गए हैं। हम लोग से मतलब जो भी इंडिया से बाहर रह रहे हैं, हमारे जैसे जो कमाने हाँ, के लिए या अपने लाइफ को या अपने करियर को बनाने के लिए जो जो भी निकले हैं उनमें ये चीज़ लैक करती है कि हम अपने बच्चों को खुद ही पाल रहे हैं। हम ही दादा-दादी हैं, हम ही नाना-नानी, हम ही माँ-बाप हैं, हम ही सब कुछ क्योंकि हमारा ही हमको ही देखते हैं और हमें ही करना पड़ता है। तो जब कभी या जो अपने माँ-बाप को अपने पास बुला सकते हैं या जिनके घर में दादा-दादी है डॉक्टर साहब हालात उनके भी ठीक नहीं हैं, जिनके पास माँ-बाप है। उसका रीज़न ये है कि जो जनरेशन गैप है हमारे यहाँ, बच्चा बड़ा होता है, वो यहाँ के माहौल में बड़ा होता है, उसको इंग्लिश बोलते हैं वो। हमारे इंडिया से जो आते हैं, वो हिंदी, पंजाबी बोलने वाले या वो अपनी कोई भी रीजनल साउथ से आते हैं, वो अपनी रीजनल भाषा बोलते हैं। तो उनका जो बच्चों का और दादा-दादी का तालमेल नहीं बैठता है। क्योंकि एक तो जनरेशन गैप है कि उनकी सोच अलग है, दूसरा एक उनका सबसे बड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। दादा-दादी कहते हैं कि सुबह कुछ खा के जाओ, बच्चा कहता है मैंने भूखी है नहीं, मैं तो जी बाद खाऊँगा या आप तो पराठे खाओ या ये खाओ, वो बच्चा कहता है मैंने वो पीना ही नहीं है, मैं तो हॉट चॉकलेट पी के जाऊँगा। तो वो जो बात का जो गैप है, सोच का गैप है या जनरेशन गैप है, वो आड़े आता है और वो काम को सही अंजाम नहीं दे पाते और उसमें क्या है कि लड़ाई शुरू हो जाती है कि भाई क्या करना भी साथ में रहना है या नहीं रहना है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नो बेबी सिटर, नो टीचर कैन रिप्लेस दादा-दादी और नाना-नानी। फैक्ट है। नो केयर गिवर कैन इन अ वे। नो केयर गिवर कैन रिप्लेस दादा-दादी, नाना-नानी। ठीक है, वो ज़रा पुराने ख़्यालात के हैं, परोठा पसंद करते हैं, केलॉग्स नहीं पसंद करते, ठीक है, मान लिया। जी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों को समझाया जा सकता है। अब जो है इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी से वो ट्रांसलेट करना है, वो इंटरप्रेटर काम फिर माँ-बाप का रोल आ जाता है। दे कैन बी द ब्रिज बिटवीन द दादा-दादी एंड ग्रैंड द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। हाँ, तो लेकिन घर में पुराने ज़माने में जो था ना विक्टोरियन टाइम में एक कहानी थी, चिल्ड्रन मस्ट बी सीन नॉट टू बी हर्ड। मतलब बच्चे को की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बच्चे दिखने चाहिए। देखिए ये जी। विक्टोरियन पीरियड में ये बच्चों को चुप रहना सिखाते थे। हुँ। आजकल तो बच्चे ना चुप रहते हैं, ना दिखते हैं, ना चुप रहते हैं। सही बात। आजकल तो बच्चे उन्होंने कानों में वो लगाया होता है, अपने कंप्यूटर पे बैठे कमरे में हुए हैं, बैठे हो दादा-दादी से सामने मिले तो वो भी पहले दादा सलाम करता है, वो भी बिल्कुल, पहले दादा हाय हाय करके निकलते थे। वो भी पहले दादा करता था हाँ जी, हाँ जी। हाँ, करेक्ट अच्छा तो बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर साहब, अब हाँ, ये बताएं कि दो एक सवाल रह गए, ज्यादा नहीं, कुछ सुना हुँ। दीजिए सर सुगम संगीत का। कैसे चलिए मैं सुनाता हूँ। अ, टेक योर टाइम सर, टेक योर टाइम, नो हरी। नहीं आप मैं नहीं नहीं, पंजाबी नो सुनाता हरी। हूँ मैं हाँ, हाँ, पंजाबी सुनाता जी, हूँ। हाँ जी। मैंने बेशक। सैगल साहब ने सिर्फ 2 गाने पंजाबी में गाए हैं। जी। ए सोहणे साकिया कदी साडी गली आ, एक तो ये गाया था। हाँ जी। दूसरा माही नाल जे अख लड़दी कदे ना। हाँ, ये सुनाओ फिर महीलाल जी हाँ, मैंने इयो आंदा है। अच्छा जी। तो सैगल साहब बेसिकली ही वाज़ जम्मू पैदा हुए थे, जालंधर के थे और शिमला में नौकरी शुरू की थी। रामलीला में पार्ट लेते थे, लेकिन जी, पहला गाना बंगाली में गाया था। वाह! पहला फ़िल्मी गाना बंगाली में गाया था आर.सी. बुरहान के साथ आर.सी. बुरहान के अंडर पंकज मलिक तो माही नाल जे अख लड़दी कदे ना, माही नाल जे अख लड़दी कदे ना, मैं रांझे दे दुखां नूं फड़दी कदे ना, माही नाल जे अख
ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਨ ਪੀਤਿਆਂ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਦੇ ਨਾ, ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਖ ਲੜਦੀ ਕਦੇ ਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਮਾਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਮਾਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਅੜਦੀ ਕਦੇ ਨਾ, ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਖ ਲੜਦੀ ਕਦੇ ਨਾ, ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਖ। ਪੁੰਨੂ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਟਾ ਝਾਂਸਾ ਨਾ ਦੇਂਦਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ की कहानी है। ਹਾਂਜੀ ਪੁੰਨੂ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਟਾ ਝਾਂਸਾ ਨਾ ਦੇਂਦਾ, ਤੇ ਸੱਸੀ ਥੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੜਦੀ ਕਦੇ ਨਾ, ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਖ। चलिए जल्दी कर देना बहुत क्या सुपर। बात है अच्छा डॉक्टर साहब, नवीन जी रुकिए हाँ रुकिए हाँ रुकिए हाँ रुकिए हाँ, रुकिए डॉक्टर साहब से आज वो कहते जी जे दिल खोल ਲੈਂਦਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਖੁੱਲਦਾ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ? देखिए देखिए ऐसा है, क्योंकि मैं एलोपैथिक का प्रैक्टिशनर हूँ, तो जी मैं तो अपनी दही को मीठा ही कहूँगा। जी दूसरी बात ये होता है कि एलोपैथिक में जो है हर चीज़ जो होती है, पहले पेपर लिखे जाते हैं, पब्लिश होता है, उनके कंट्रोल बहुत हैं। डब्ल्यूएचओ कंट्रोल करता है, सीडीसी कंट्रोल करता है, बहुत सारी इंटरनेशनल मैगज़ीनें हैं, बीएमजे है, लैंसेट है, इंडियन जर्नल्स हैं, बहुत सारे जर्नल्स में वो रिसर्च पब्लिश होती है। रिसर्च कुछ पब्लिश होने के बाद कुछ नकारी जाती हैं, कुछ स्वीकार की जाती हैं, फिर वो टाइम टेस्टेड होता है। कोई भी चीज़ जो है, जब तक 5-10 साल तक वो मुकम्मल उस पे अच्छी पकड़ नहीं होती, तब तक वो दवाई बाज़ार में नहीं आती। ठीक ठीक है? जी बाज़ार आने के बाद भी कई दवाइयाँ हटा ली जाती हैं, जैसे मेप्टॉल हटा दी गई है। हम्म, दम दव और भी ऐसे थैलेमाइड हटा दिया गया था प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसी कई बाद में पता चलता है 8-10 साल बाद कि ये दवाई तो बुरा असर करती है। क्लोरामफेनिकल हटाई गई है। हम्म, क्लोरामफेनिकल हटाई गई है, मेप्टॉल हटाई गई है, थैलेमाइडाइड सिंड्रोम होता था वो हटाई गई है। तो वो उसका एक हमारे पास एक किस्म का प्रूफ होता है कि हम्म, इस पे ये हुआ है, ये इसका अच्छा प्रभाव है, ये बुरा प्रभाव है। जी बाकियों का तो हमें पता नहीं है, क्योंकि पब्लिश्ड लिटरेचर नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो जो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होगी जो और जिसके अच्छे प्रभाव या कुप्रभाव का पता होगा, मैं वही इस्तेमाल करूँगा ना। हम्म, मैं कैसे एक अनजान किसका किसको जुशानदा या किसी की पी लूँ, कैसे कैसे नहीं, पॉसिबल नहीं है। चाहे वो अच्छा हो भी, लेकिन मुझे नहीं मालूम। अच्छा हम्म। हो भी तो मुझे नहीं मालूम। मैं वही मानूँगा जो किसी टेक्स्ट बुक में आफ्टर रिसर्च पब्लिश हो चुका है। डॉक्टर साहब, रिलेटेड टू द कोविड, कोविड हुँ, के टाइम में जो दवाइयां बनी, हुँ, क्योंकि अफरा तफरी में दवाइयां बनी, हुँ, उनका रिसर्च भी अफरा तफरी में जल्दबाजी में हुआ, क्योंकि उसको उससे निजात दिलानी थी सभी को कि पूरी दुनिया उसकी चपेट में है। इंडिया हुँ। में भी बनी और इंडिया से बाहर भी बनी। मतलब रेमडेसिविर जहां या अभी तक 80-90% जो मैंने सुना है, और क्योंकि मैंने फाइजर की 2 टीके लगवाए हैं। मतलब टीकों के बाद मैं ये फील करता हूं, मुझे बाकियों का नहीं पता, बाकियों का भी मैंने सुना है, मेरी वाइफ भी, हम लोगों का इम्यून सिस्टम कम हो गया है, थकान जल्दी आ जाती है, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, बावजूद इसके ये जो कहते हैं कि भाई आपको खांसी जुकाम बुखार नहीं होगा, वो भी जल्दी हो जाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो गया कि ये कहां तक सही था कि आप इमीडिएटली इतना कुछ करके। साइड इफेक्ट तो एलोपैथी में तकरीबन हर दवाई के हैं, तो ये अभी तक मार्केट में चल रही है, क्यों नहीं हटाई गई है? अच्छा, आपकी आपकी 2 बातें हैं, एक तो दवाई, एक प्रिवेंशन टीका। जी जी ये 2 अलग-अलग बातें हैं, ये 2 अलग-अलग बातें हैं, ठीक है? जी पहले तो आइए दवाई पे। हाँ रेमडेसिविर नाम की एक दवाई आई थी, जो उन्होंने कहा बड़ी कारगर है हम्म, ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन बाद में खत्म हो गई। मेरे बड़े भाई को मिली थी रेमडेसिविर, जी दाखिल था। हाँ जी लेकिन वो
विदिन 15 डेज आ गया था कि दवाई अच्छी नहीं है। हम्म, ट्रंप ने तो क्लोरोक्विन मंगवा ली थी हाँ जी, इंडिया से। ट्रंप ने क्लोरोक्विन मंगा ली थी कि ये ट्रीटमेंट के लिए अच्छी है, वो भी कोई अच्छी नहीं थी। अब हम आते हैं दूसरा टीकाकरण पे। जी, टीकाकरण हमेशा अच्छा होता है, ठीक है? क्योंकि बहुत बहुत सारी बीमारी जो आज आपको नज़र नहीं आ रही, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, मीज़ल, रूबेला, पोलियो, जो आपने बहुत सारी हेपेटाइटिस के ए, हेपेटाइटिस बी जो आपको बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं, जी, उसका सबकी वजह जो है एक टीका था। जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस एक टीका था। वो टीका की जो है प्रिवेंशन के लिए वो एक टीका है। अभी निमोनिया के टीके शुरू हो गए हैं, अभी सर्विक्स के कैंसर के लिए औरतों की डोज़ें शुरू हो गई हैं। ये ज़रूर देने चाहिए, हम्म, ठीक है? ये ज़रूर देना चाहिए। मैंने फिर कहा है, जो 60-70% पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, उनको बीमारी नहीं आने देता, तो वो ज़रूर देना हाँ, मान लीजिए उसके साइड इफ़ेक्ट छोटी-सी पॉपुलेशन को 5% को साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक होते हैं इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट जो बड़े छोटे से होते हैं, फीवर आना, दर्द होना, पाँव में दर्द होना, गिडीनेस होना, वो होते हैं, वो ट्रांज़िटरी होते हैं। वो जी, 48 से 72 घंटे में चले जाते हैं, ठीक है? जी, एक होता है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, वो अभी प्रूव नहीं हुए। बहुत सारी इवन आपके केनेडी के ने कह दिया था कि एक टीके से ये प्रॉब्लम हो जाता है, ये डिज़ीज़ का। तो वो सब भी बातें अभी सिद्ध नहीं हुई। एक बात ये कुछ बोलते हैं, कुछ लोग ना एक आधा केस सुन के हाँ, ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं कर आप जी, जब तक आप बड़ा डाटा नहीं देंगे, 20-30 हज़ार लोगों पे रिसर्च डाटा नहीं देंगे, बाकी सब जो है 2-4 मरीज़ों का अगर होता भी है, प्रबल तो नहीं होता, अगर होता भी है तो भी उनको इग्नोर कर देना चाहिए। मैंने अभी आपको कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी, तो जो चीज़ें हम्म। बड़ी पॉपुलेशन को अच्छा कर रही है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू। ये बताएं, जो LGBTQ कम्युनिटी है, तो इसे समाज में कैसे स्वीकारा जाए और क्या स्टेप्स उठाते हैं सर इसके लिए? देखिए, इसके वर्ड तो पूरे आपको पता ही L फॉर लेस्बियनिज़्म, B फॉर बाइसेक्सुअल, G फॉर गे, LBGT ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, क्यू फॉर क्यूअर, ठीक है? पहली बात है कि ये सारे लोग अच्छे हैं, ये कोई वायलेंस नहीं करते, ये कोई उतना ही करते हैं जितने बाकी लोग करते हैं। मेरे कहने का मतलब वो है वायलेंस नहीं करते, मतलब हम्म, ये यूजुअली बड़े आर्टिस्ट होते हैं, ऑथर होते हैं। ये अपनी एक मस्त दुनिया में मस्त रहते हैं, आपको कुछ नहीं कहते। वो ड्राइंग बोर्ड में वो ड्राइंग मतलब बेडरूम में क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है? व्हाई यू वांट टू बिकम ए पीप होल पॉप? आप पीप की होल से क्यों पीपिंग देखना चाहते हैं? बहुत पीपिंग अच्छी, पीपिंग टॉम। पीपिंग टॉम, आप की होल से क्यों देखना चाहते हैं? ठीक हम्म, है? जो करता है, जो बाइसेक्सुअल है करने दीजिए, जो गे है करने दीजिए, जो लेस्बियनिज़्म है करने दीजिए। इसमें 2 तरह के हैं, एक है ओपन, एक है क्लोज़। ओपन में बड़े-बड़े नाम हैं, अशोक राव कवि का है, विक्रम सेठ का है, आपकी मार्टिना नवरातिलोबा का है। तो इन्होंने बाद में डिक्लेयर आपका एक कैलिफोर्निया का मिल्क था जिसके पे फ़िल्म बनी है, जिसको मार दिया गया था। तो हम्म, ही वाज़ ऑक्यूपाइंग ए गवर्नमेंट पोज़ीशन में था। ही वाज़ हम्म, ओपन गे। तो पहली बात तो गे आपको कुछ नहीं कहते। फिर आप डॉक्टर उनको साहब, हाँ, हाँ, आपको प्लीज़, कुछ आपको आप तो कुछ नहीं कहते ना, आपको कुछ नहीं कहते। बल्कि मैं चाहता हूँ कि सरकार को एक थर्ड जेंडर, जैसे मेल-फीमेल लिखते हैं, थर्ड जेंडर के लिए टी लिखना चाहिए, थर्ड जेंडर। दूसरी चीज़ ये करनी चाहिए, जैसे रिज़र्वेशन कोटा होता है ना, तो इनके लिए पॉइंट 1 या पॉइंट 2 जितना भी है पॉपुलेशन के हिसाब से इनकी कोटा भी रिज़र्व होना चाहिए। उनका सिर्फ़ लिंग में खराबी है ना, उनकी दिमाग तो ठीक है, दिमाग तो हमसे भी बुद्धिमान है भाई, हमसे भी हम्म, बुद्धिमान है। बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे हम हैं, वैसे ही हैं वो। तो इनको उनको क्या बुरा है? इनको क्या बुरा है? अगर हम्म, वो उनकी उनकी सेक्सुअल प्रैक्टिस है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी तरफ है, तो आपको क्या कह रहा है? आपको क्या हम्म, कह रहा है? आपको तो नहीं कहता कि आपको ज़बरदस्ती करे तो आपकी बात है, तो आप जाइए। हम्म। अगर आपसे ज़बरदस्त वो तो एक किस्म का रेप है। हाँ, वो तो अगर अनलॉफुल एक्टिविटी है। हाँ, वो तो अनलॉ है। लेकिन वो अपने किसी के कंसेंट लेके किसी के मैन टू मैन या वुमन टू वुमन सेक्स हो रहा है, तो आपको क्या कह रहा है? ठीक है, होने दीजिए।
चलिए एक्सीलेंट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक चीज बताएं। हाँ बस एक हाँ लाइन का मेरा क्वेश्चन है कि बच्चों को स्कूल में सेक्स की एजुकेशन किस क्लास से शुरू करनी चाहिए? देखिए, सबकी मैच्योरिटी अलग-अलग होती है। पहली बात, जब आप कहेंगे ना शुरू करनी चाहिए, उनमें से 90% को पहले ही सब कुछ पता होता है, हम्म ठीक है? उनको ये पता होता है कि उनको बायोलॉजी में यूट्रस पढ़ा दिया जाता है, फ़ैलोपियन ट्यूब पढ़ा दिया जाता है, पेनिस पढ़ा दिया जाता है, वजाइना पढ़ा दिया जाता है, ये तो पता होता है। लेकिन उनको सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है, सेक्सुअल के लिए लगाव, वो हार्मोन्स प्ले करते हैं भाई। हम्म वो जो है, वो है ना, आप हमारा जो कोठारी साहब ने कहा है, द सेक्स इज़ नॉट बिटवीन द थाई, सेक्स इज़ बिटवीन द ईयर्स। सेक्स यहाँ होता है, नीचे नहीं होता, सेक्स यहाँ होता है, ठीक है? जी तो आपकी सोच क्या है? लेकिन उनको आजकल बिकॉज़ ऑफ द ओपननेस एंड बिकॉज़ ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्नो फ़िल्म्स एंड अदर थिंग, ये पहली बात, और जिसको आप पढ़ाने जाइए, आप सोच लीजिए कि उसे 90% आंसर ऑलरेडी आते हैं। हम्म 10% को गलत आंसर आते हैं। मतलब वो, क्योंकि कुछ ज़्यादा गलत देख लेते हैं, इसलिए उनकी गलतफ़हमी अगर पूछे तो बताइए, जी ठीक है? तो बाकी तो इसमें इसमें भी अगे पहले तो फिर वही माँ-बाप का रोल है, हाउ टू क्लीन द जेनिटल्स, हाउ टू वॉश इट प्रॉपर्ली, हम कैसे अपोज़िट सेक्स की इज़्ज़त से बात करनी है, किस तरह बात करनी है, और एक आपको सिखाते हैं वेस्ट में तो ख़ासकर गुड जी टच बाय बैड टच, गुड टच बाय बैड टच सिखाते हैं। तो कैसे स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, जैसे स्ट्रेंजर से क्या नहीं लेना। इसे शुगर डैडी कहते हैं। शुगर डैडी उसे कहते हैं जो आपका अंकल होते हैं या पड़ोसी होते हैं, हम्म वो गिफ्ट करता है कैडबरीज़ या M&M चॉकलेट्स या कोई खाने, उस दैट्स नोन एज़ शुगर डैडी। वो हम्म लालच लालच देता है पहले। हम्म ल टीनेजर लड़की के लिए वो गिफ्ट लाता है। गिफ्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा एक आ रहा है आपका पड़ोसी आपके घर, आपकी बेटी को बड़ी महँगी चॉकलेट या ऐसी कुछ मिठाइयाँ दे रहा है, तो हो सकता है उसकी इंटेंशन हो ठीक सकता है हो सकता है, मैं सबको नहीं कह रहा, हो सकता है उसकी दिमाग में कुछ चल रहा है प्रॉब्लम हम्म चल रहा है। तो उसमें बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाथ छूना इज़ अ गुड टच, लेकिन कंधा पीछे से पकड़ना इज़ अ गुड टच। लेकिन ब्रेस्ट एरिया पे टच करना है, इंटरनल ऑर्गन के पास टच करना, एब्डोमेन में टच करना या थाइज़ में टच करना, मस और कितनी ज़ोर का टच है, कितने समय का टच है, ये भी डिपेंड करता है। हम्म एक्सीडेंटल टच हो गया तो कोई बात नहीं, एक्सीडेंटल टच हो गया तो कोई बात नहीं। तो अगर अगर कितनी देर के लिए किया और कैसा, मान लीजिए सहला रहा है, आइस हम्म सहला रहा है, तो ये बैड टच है। राइट अगर टच ऐसे बट पे हल्का सा हाथ लग गया तो कोई बात नहीं, पीठ पे हल्का सा लग गया कोई बात नहीं। लेकिन अगर पीठ पे हाथ लगने के बाद कोई बंदा सहला रहा है, हम्म तो बैड टच है। तो बैड टच इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम, बहुत अच्छा और किसने किया और किसने किया है। हाँ भाई करेक्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेंजर कर रहा है, कज़न कर रहा है या दूर का रिश्तेदार कर रहा है तो बुरी बात है। तो ये बातें हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी, टाइप ऑफ टच, एरिया ऑफ टच एंड कितनी देर के लिए, इंटेंसिटी। हाँ, इंटेंसिटी है, कितनी देर के टाइम, कितने टाइम पे किया। तो कौन सी एक्सीलेंट। प्रॉपर एज है जिससे कि ये मतलब एजुकेशन शुरू करनी चाहिए? कोई एज कोई नहीं, एज कोई एज नहीं। नहीं। क्योंकि बहुत सारे क्राइम जो हैं 10 साल की छोटी लड़कियों पे भी होते हैं। डॉक्टर साहब, एनीवे नाउ वी आर राउंडिंग इट अप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ एक सवाल ये है कि दो सवाल हैं। एक तो ये कि आप हाउ डू यू लुक एट, यू बीन अ डॉक्टर इन पब्लिक सर्विस फॉर सो मेनी इयर्स, आपने इतनी लोगों की सेवा करी है, बच्चों के लिए आपने इतना काम किया है उनके स्वास्थ्य के लिए, कि हाउ डू यू लुक एट पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड अराउंड यू, राजनीति और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिस तरीके से द वर्ल्ड इज अराउंड यू, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आपका क्या कहना है उसके एक बहुत पुरानी कहावत है, पॉलिटिक्स इज अ रेफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स, बारे है ना? वो आज भी सही है, वो आज भी सही है। में? जिनको कुछ नहीं करना होता वो पॉलिटिक्स चले जाते हैं।
वेरी तो नाइस। लेकिन पॉलिटिक्स सबको इफेक्ट करती है, सबको। आज ट्रम्प जो लेगा या बाइडेन जो कर रहा है, उसका इफेक्ट मुझ तक पहुंचता है, हर एक को पहुंचता है। जो मोदी जी कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान पे पहुंचता है, या अपोजिशन में कोई पहुंचता है उसे भी पूरे हिंदुस्तान पे पहुंचता है। जो भी सीएम डिसीजन लेता है पूरे उस प्रांत के पूरे लोगों पे असर पड़ता है। तभी तो पॉलिटिक्स फर्स्ट फर्स्ट पेज पे आती है, हम्म। स्पोर्ट्स लास्ट पेज पे आती है। करेक्ट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो तो पॉलिटिक्स में सबको इफेक्ट होता है। आपको पॉलिटिक्स जानना जरूरी है, लेकिन पॉलिटिशियन बनना जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा। इट इज इम्पोर्टेंट हु इज हु, नॉट हु इज हु। ठीक है, तो उसमें कौन किसका है ये जानना जरूरी है, कौन क्या करता है वो जानना जरूरी नहीं है। ग्रेट, ग्रेट। डॉक्टर साहब, समर जी। जाते जाते, हाँ, जाते जाते हमारी ऑडियंस जो कि इतने प्यार से आपको सुन रही होगी हमारे इस रिलीज के बाद, बच्चों के लिए और हम जैसे जो मिडिल एज हैं उनके लिए, और माँ बाप के लिए जो हमारे माँ बाप हैं उनके लिए कोई संदेश, खास संदेश आपका शॉर्ट में। जो जो आपका बच्चा चाहते हैं कि जो आपका बच्चा बने, पहले वो खुद बनिए। अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स करे, जी, तो आप खुद अपनी निक्कर पहन के, अपने स्पोर्ट्स कपड़े पहन के फुटबॉल लेके फील्ड में जाइए। बहुत अच्छे। जी, आपका बच्चा अपने आप सीख जाएगा फुटबॉल। अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा टेनिस खेले, तो आप टेनिस कोर्ट में खुद जाइए, चाहे आपको गेम आती या ना आती हो, खुद जाइए, खुद खेलिए। फैंटास्टिक। क्या बात। हम्म, चाहे आपको गायन आता ना आता हो, खुद बजाइए, खुद तबला बजाइए, अपने आप सीख जाएगा। जो पास बैठा होगा, आपका जी, बच्चा बैठा होगा, वो 10 बार गलती करेगा, 11 बार गलती करेगा, 12वीं बार सीख जाएगा कि सीख तुम्हें जाएगा। तबला अपने आप आ जाएगा। तो हम्म। जो उसे बनाना चाहते हैं, उस जैसा, बिल्कुल वही नहीं, उस जैसा बनाना चाहते हैं, तो वो काम खुद कीजिए। हम्म, वो काम खुद कीजिए, वो अपने आप सीख जाए। हो सकता है आपसे अच्छा हो जाए, जरूर अच्छा हो जाएगा आपसे। बिल्कुल। बहुत क्योंकि खूब। उसने उसने अर्ली लर्निंग शुरू किया, तो जरूर अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छे। थैंक यू Dr. डॉक्टर Saab, साहब। thank you so much, Dr. Minocha, and coming on our show. And we request everyone to like and subscribe Kyo Ghanti Baji. Or Dr. Saab, we'll be in touch with you soon. Thank you for coming. Sure. थैंक यू Thank सर, you, थैंक यू Amarjeet. सो मच। Thank you, Naveen. Thank you very much. I'm honored to be member of this, your वी आर ऑनर्ड डॉक्टर साहब, वी community. आर We are ऑनर्ड। honored, sir. Thank you. Thank you. Thank you.